अमर बेल एपिसोड 111। किसी ऐसे एसपी का नाम बता दो जिसके जिले में ऐसे झूठे पुलिस मुकाबले नहीं होते। हम मजबूर हैं ये सब करने के लिए। एक पुलिस मुकाबले के बाद लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक हो जाता है, कम से कम कुछ अरसे के लिए। कभी आज तक किसी एक एसपी को सजा मिली है इसके जिलों में होने वाले किसी एक भी पुलिस मुकाबले के लिए? इसने चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा, नहीं, और ना ही आइंदा कभी मिलेगी, क्योंकि वो जो ऊपर बैठे होते हैं ना, आईजी और चीफ सेक्रेटरी, इन्हें भी सब पता होता है कि ये पुलिस मुकाबले क्यों होते हैं और हम ये करने पर क्यों मजबूर हैं। फिर सिर्फ उमर जहांगीर को इस तरह तनकीद का निशाना क्यों बनाया जा रहा है? सिर्फ मुझ पर इल्जामात क्यों लगाए जा रहे हैं? इसकी आवाज में अब गुस्सा था। करप्शन, कौन करप्शन नहीं करता? हाँ, मैंने और रजी महमूद ने वो जमीन बेच दी थी, तो फिर क्या हुआ? यहाँ सब ऐसा ही करते हैं। जर्नलिस्ट को मौका मिले तो वो भी ऐसा ही करेंगे। क्या वो लिफाफे नहीं लेते सियासतदानों से? किसी जर्नलिस्ट का नाम बताओ, मैं तुम्हें इसका कच्चा चिट्ठा बता देता हूँ। किसका कितना रेट है? कौन किसी वजीर के साथ दौरे पर जाने के लिए क्या क्या पापड़ बेल रहा है? कौन किससे प्लॉट अलॉट करवा रहा है? और मैं ना भी कहूं, तुम जर्नलिस्ट के कॉलम पढ़ लो, तुम्हें पता चल जाएगा किसके मुंह में किसकी जुबान है और किसकी कीमत कितनी है। फिर अगर इन जैसे लोग हमें गिरेबान से पकड़ने की कोशिश करें तो? वो अपनी बात अधूरी छोड़कर हंसा। फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैंने सालिया पर फायरिंग नहीं करवाई। वो मेरे लिए इतना खतरा नहीं थी। तुम्हारी दोस्त होती या ना होती, मुझे इस पर फायरिंग करवाने की जरूरत ही नहीं थी। मैं ऐसा काम क्यों करवाऊंगा कि सीधा शक मुझ पर जाए? इस बार इसकी आवाज नरम थी। फिर तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता है ये सब कुछ? वो खुद करवा सकती है। ये सब कुछ प्री प्लान्ड हो सकता है। मेरा कोई दुश्मन करवा सकता है? उमर ने लापरवाही से कहा। वो खुद अपने आप पर फायरिंग करवाएगी? अलीजे ने बेयकीनी से कहा। है भी जस्टिस नियाज के खानदान से। हाँ, क्यों नहीं? इसमें कौन सा पहाड़ सर करने पड़ते हैं? खराए का कोई आदमी चाहिए हदायत के साथ, और बस। और वो तो, अलीजे ने इसे गौर से देखा, और जहां तक खुद को बचाने के लिए भिखारियों की तरह हर एक के आगे पीछे फिरने का ताल्लुक है, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। वो हंसा। ये मोतली मेरे लिए बहुत अच्छी साबित हुई है। कैसे? ये तुम्हें अगले चंद हफ्तों में पता चल जाएगा। और जहां तक इंक्वायरी का ताल्लुक है, इंक्वायरी कमेटी में 3 लोग हैं। वो अब जैसे खुद अपनी गुफ्तगू से लुत्फानंदोज हो रहा था। एक पापा के बेंचमेट हैं, अंकल इसहाक। दूसरे एसएच कुरैशी हैं। इनका बेटा शहराज मेरा बेंचमेट है। तीसरे फारूक जुल्फिकार है। इनके साथ कल लाहौर जिम खाने में टेनिस की प्रैक्टिस की थी मैंने। मेरे बैकहैंड से वो बहुत मुतासिर हैं और इनके फोरहेड से मैं। इसने टेनिस के 2 शॉट्स का नाम लेते हुए कहा। सर्विस दोनों की अच्छी नहीं थी। कल 2 घंटे के लिए मजीद खेलेंगे, शायद बेहतर हो जाए। वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में मुस्कुराया। और तुम समझ रही हो कि मैं लोगों के पीछे फिर रहा हूँ कि मुझे बचा ले? मैं यहाँ बस चंद हफ्ते की छुट्टियां गुजारने आया हूँ। वो एक बार फिर संजीदा हो गया। जुनैद या तुम या सालिया मुझे क्या फायदा पहुंचा सकते हैं? इसने कंधे उचकाते हुए कहा। और तुम्हें जुनैद के जरिए मैं क्यों प्रेशराइज करवाऊंगा? अलीसे को एकदम थकन महसूस होने लगी। वापस पलटकर वो अपने बेड पर बैठ गई। वो हमेशा की तरह हर जवाब अपनी मुट्ठी में लिए फिरता था। वो बातों में, दलीलों में इससे कभी नहीं जीती थी। वो आज भी इससे नहीं जीत सकी थी। बस एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि मैं तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर रहा हूँ। इसने इस बार कुछ उलझे हुए अंदाज में कहा। और तुम्हारा यही जुमला मुझे वहां से यहाँ लाया है। किसी और शख्स के किसी जुमले से मुझे इतनी तकलीफ नहीं पहुंच सकती जितनी तुम्हारी इस बात से हुई है। मैं तुम्हें खुश नहीं देख सकता। मैं? अलीसे, मैं तुम्हें खुश देखना नहीं चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो। तुम्हें पता है तुमने मुझसे क्या कहा है? अलीजा ने सर उठाकर इसे देखा। तुम्हारी वजह से जुनैद मेरे साथ झगड़ रहा है। तुम्हारे लिए वो मुझसे नाराज हो गया है। जब तक तुमसे इसका मेल जोल नहीं था, हम लोगों में कोई तलखी नहीं थी। मगर अब जब तुम इससे मिलने लगे हो, तो तुम्हारे कहने पर वो।
عمر نے اس کی بات کاٹ دی۔ میرے کہنے پر وہ کچھ نہیں کر رہا، وہ میرے کہنے پر کچھ کر بھی نہیں سکتا، عمر نے سختی سے کہا۔ وہ کوئی ننھا بچہ نہیں ہے، یا پھر میں تم لوگوں کے تعلقات کیوں خراب کروانا چاہوں گا؟ مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تم ہماری زندگی سے نکل کیوں نہیں جاتے؟ وہ یک دم چلائی۔ عمر بات کرتے کرتے رک گیا۔ میں تمہاری زندگی سے پہلے ہی نکل چکا ہوں۔ نہیں، تم نہیں نکلے ہو۔ اگر نکلتے ہوتے پھر جنید کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اگر جنید سے ملنا چھوڑ دوں تو کیا مجھ سے تمہاری ناراضگی ختم ہو جائے گی؟ عمر نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس سے پوچھا۔ میری ناراضگی کی پرواہ مت کرو عمر، جو کچھ تم میرے ساتھ کر چکے ہو اس کے بعد کیا تمہیں یہ سوال زیب دیتا ہے؟ ہم دونوں بہت اچھے دوست رہ سکتے ہیں علیزے، ہم کبھی بہت اچھے دوست تھے۔ اس نے اس بار قدرے مدھم آواز میں کہا۔ نہیں، ہم دونوں کبھی بھی دوست نہیں تھے، ہم دونوں آئندہ بھی کبھی دوست نہیں رہ سکتے، علیزے نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تم مجھے اپنے اور جنید کے درمیان کبھی نہیں پاؤ گی، میں اس سے دوبارہ نہیں ملوں گا۔ کیا اس کے بعد تم میرے لیے اپنا دل صاف کر سکتی ہو؟ نہیں۔ عمر کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ وہ کچھ دیر کچھ بھی کہے بغیر اسے دیکھتا رہا، پھر مسکرا دیا۔ میرے لیے تم ایک بہت خاص دوست ہو، تم مجھے کیا سمجھتی ہو کیا نہیں، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا، مگر کم سے کم میرے لیے تم ہمیشہ ہی خاص رہو گی، اور اگر کبھی پوری دنیا بھی تمہارے خلاف ہو جائے تو تم یہ یاد رکھنا، عمر جہانگیر ہمیشہ تمہاری طرف کھڑا رہے گا، چاہے تم غلط ہو یا صحیح، میں ہمیشہ تمہیں سپورٹ کروں گا لیزے، میں وہ آخری شخص بھی نہیں ہوں گا جو کبھی تمہیں تباہ کرنا چاہے گا، تم زندگی تباہ کرنے کی بات کرتی ہو، میں تم پر ایک خراش برداشت نہیں کر سکتا۔ علیزے اس کے علاوہ کمرے کی ہر چیز کو دیکھتی رہی۔ میں تمہاری یہ پینٹنگ لے جاؤں؟ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا۔ علیزے نے بے اختیار اسے دیکھا، وہ دیوار پر لگی ہوئی ایک پینٹنگ کو دیکھ رہا تھا۔ علیزے کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر کچھ کہے بغیر دیوار کی طرف گئی اور اس پینٹنگ کو اتار دیا۔ عمر سے نظریں ملائے بغیر اس نے وہ پینٹنگ اس کی طرف بڑھا دی۔ میں تمہارے شکریہ ادا نہیں کروں گا، اس نے عمر کو کہتے سنا، مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس کی بات کے جواب میں وہ اس کی بیڈ سائڈ ٹیبل کی طرف آ گیا۔ علیزے نے اسے اپنی جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک کیس برآمد کرتے اور اسے بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھتے دیکھا۔ یہ تمہارے لیے ہے، میں تمہارے برتھ ڈے پر دینا چاہتا تھا مگر نہیں دے سکا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اس پینٹنگ کو پکڑ کر دیکھ رہا تھا۔ اوکے، میں چلتا ہوں اب۔ وہ ایک دم واپس مڑ گیا۔ علیزے نے اسے کمرے سے باہر جاتے دیکھا۔ کچھ دیر تک وہ خیال ذہنی کے عالم میں بیٹھی رہی، پھر وہ اٹھ کر بیڈ سائڈ ٹیبل کی طرف آ گئی۔ کیس آہستگی سے اٹھا کر اس نے کھول دیا۔ اندر سونے اور ہیرو سے مرصع ایک خوبصورت بریسلٹ تھا۔ وہ ہونٹ بھیجے اس تحفے کو دیکھتی رہی۔ اس سے پہلے عمر نے کبھی بھی اسے سونے کی کوئی چیز نہیں دی تھی، پھر اب جب اس نے بہت آہستگی سے ایک بار پھر اس بریسلٹ کو چھوا اور کیس بند کر دیا، باہر عمر کی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کھڑکی کی طرف بڑھائی، بند کھڑکیوں سے اس نے عمر کی گاڑی کو گیٹ سے باہر نکلتے دیکھا۔ وہ شخص کو کبھی بھی نہیں سمجھ سکتی تھی، وہ شخص کو کبھی سمجھنا چاہتی بھی نہیں تھی۔ آرمی مانیٹرنگ کمیٹی، اب یہ کیا بکواس ہے؟ عمر جہانگیر نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل کو میز پر تقریباً پٹکتے ہوئے کہا۔ فوجی حکومت کو اقتدار سنبھالے چند ہفتے ہو گئے تھے اور آرمی مانیٹرنگ کمیٹیوں کا شور و ہوتا ہر جگہ سنائی دے رہا تھا۔ پولیس کے اعلیٰ حکام کے اندر ان موزوں کمیٹیز کے خلاف بہت زیادہ غصہ اور احتجاج پایا جاتا تھا، مگر کھلے عام اس پر کوئی بھی تنقید کرنے سے خوفزدہ تھا۔ ہر ایک جانتا تھا ایسی کسی تجویز کی مخالفت کم سے کم ٹرانسفر اور زیادہ سے زیادہ معطلی کی موجب بن جائے گی، اس لیے ہر ایک آرمی مانیٹرنگ کمیٹی کو ناپسند کرنے کے باوجود ان کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کر رہا تھا۔ فوجی حکومت کا خیال تھا کہ آرمی کو براہ راست سویلین معاملات میں ملوث کرنے سے وہ اس کرپشن پر قابو پا لے گی جو پورے نظام کی جڑیں کھوکھلی کر رہی تھی، اور ایک بار اس نظام کی خرابی رک جاتی تو شاید لوگوں کا اعتماد بھی بحال ہو جاتا، مگر دوسرے بہت سے محکموں کی طرح
पुलिस को भी इन कमेटीज के क्याम पर एतराज था। अगरचा वो इन कमेटीज के खिलाफ बात करते हुए अपने इख्तियारात में कमी और अपने मामलात में मुदाखलत का हवाला दे रहे थे, मगर जो हकीकी खदशात इनके जहनों में थे वो करप्शन की इन लंबी कड़ियों वाली जंजीरों को बचाना था, जिसके मंजर-आम पर आने से बहुत से नामी गरामी लोगों के लिए भी अपनी इज्जत बचा लेना बहुत मुश्किल हो जाता। जो ऑफिसर्स हाथ की सफाई दिखाने में माहिर थे, इन्हें ये खौफ था कि इनका पिछला करप्शन का कोई मामला पकड़ा ना भी गया तब भी आइंदा के लिए करप्शन के दरवाजे बंद हो जाएंगे, और ये इनके और इनके खानदानों के लिए 440 वाट की शॉक की तरह था। दूसरी तरफ आर्मी मॉनिटरिंग कमेटीज के जरिए पहली बार फौज को इंतजामिया के इन अख्तियारात और मामलात में दखल अंदाजी का मौका मिल रहा था, जहां वो पहले खासी बेबस रही थी। फसल काटने और बदले चुकाने का मौसम आ चुका था। वो इंतजामिया जो पहले फौज को घास नहीं डालती थी, अब इनकी ज़ेरे निगरानी काम करने पर मजबूर थी और इनकी चकलिशें शुरू हो चुकी थी। उमर जहांगीर भी पुलिस सर्विस के दूसरे तमाम ऑफिसर्स की तरह इन कमेटीज को नापसंद करने और इन पर तनकीद करने वालों में पेश पेश था। इस दिन भी सूबाई दरहुकूमत में पुलिस ऑफिसर का एक इजलास हो रहा था, जिसमें आर्मी और हुकूमत के लत्ते लिए जा रहे थे। एक दिन पहले सूबाई गवर्नर इन्हीं पुलिस ऑफिसर से अपने खिताब के दौरान पुलिस की नाकस का करती और करप्शन पर इन्हें खरी खरी सुना चुके थे। इन्होंने अपनी 45 मिनट की फिलबलादी तकरीर में एक बार भी पुलिस को किसी काम के लिए नहीं सराहा था, और इस चीज ने इन ऑफिसर्स के गुस्से को कुछ और ही हवा दे दी थी। गवर्नर 24 घंटे लॉ एंड ऑर्डर की बात करते रहते हैं, इन्हें पता है लॉ एंड ऑर्डर होता क्या है? इस रोज ऑफिसर्स में एक गवर्नर की तकरीर पर बात करते हुए कहा, इनका ताल्लुक आर्मी से है। रात को सोए, सुबह इन्हें पता चला है कि वो गवर्नर बन गए हैं, और फिर इन्हें अचानक याद आ गया कि सूबे में एक पुलिस फोर्स भी है, जिसे बुरा भला कहेंगे तो अगले दिन अखबार के पहले सफर पर हेडलाइन बन जाएगी। लोगों में गवर्नर की नेक नामी बढ़ेगी। अपने नंबर बनाने के अलावा और क्या कर रहे हैं वो? एक और पुलिस ऑफिसर ने तबसरा किया, इनका काम सिर्फ एक है, बारी बारी अखबार नवासियों और कालम नवासियों को अपने साथ मुख्तलिफ इलाकों के जाती दौरों पर ले जाना, और फिर वापसी पर इन कालम नवासियों के तारीफों से भरपूर कालम पढ़ना। लोग समझते होंगे क्या गवर्नर पाया है, खिलाफा राशिदीन का जमाना लौट आया है कि गवर्नर हर वक्त गश्त पर रहने लगा है। इन्हें यह पता नहीं है कि गवर्नर भी एक सियासतदान की तरह कन्विंसिंग कर रहा है, अपने लिए नहीं, अपने ऊपर के बॉसेस के लिए। एक फहमाशी कहका लगाया गया। शायद उमर वाहिद था जो संजीदा रहा था। इनका ख्याल है कि इस तरह 24 घंटे हमारे सर पर सवार रहकर वो हमें नकील डाल देंगे, हमें अपने इशारों पर चला लेंगे, एक और तंदमिजाज ऑफिसर ने कहा। और ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि इन कमेटीज के साथ मुकम्मल तावन किया जाए, आखिर क्यों मुकम्मल तावन किया जाए? सिविल सर्विस में हम इसलिए आए थे कि हम बिल आखिर इन कैप्टन और मेजर्स के रैंक के ऑफिसर्स को अपने तावन की यकीन दहानियां करवाते फिरे? उमर एक बार फिर बोला, पहले ही फील्ड में इन सर्विस आर्मी ऑफिसर को डिप्यूटेशन पर भिजवा रहे हैं जो पहले रिटायर हो चुके हैं। इन्हें धड़ाधड़ कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए हर जगह ला बिठाया है। आर्मी वालों को सिविल सर्विस में लिया जा रहा है, फिर भी कभी इन्हें चैन नहीं है। वो चाहते हैं जो थोड़ी बहुत पावर्स दूसरे महकमों के लोगों के पास रह गई है, इन्हें भी छीन लिया जाए। एक और ऑफिसर ने कहा, नहीं, ये काम वो नहीं करेंगे, बराह रास्त हमारी सीटों पर आकर नहीं बैठेंगे। ये तो गालियां खाने वाली जगह है, यहाँ आकर वो आवाम से गालियां क्यों खाएं? वो बस हमें अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। अवाम भी खुश कि भाई बड़ी मेहनत कर रही है आर्मी पुलिस की कारकर्दगी बेहतर करने के लिए। इस बार उमर ने कहा, और ऊपर से हमारा महकमा मुंह उठाए सोचे समझे बगैर धड़ाधड़ नोटिफिकेशन और सर्कस जारी कर रहा है, फर्माबरदारी और ताबेदारी के लिए सबक पढ़ा रहा है हमें। उमर को अपने महकमा के अफसरान बाला पर एतराज हुआ। इनकी मजबूरी है, वो क्या करें? आखिर ये ना करें तो कौन हुकूमत से मुखालिफ मोल लेना चाहेगा, और वो भी अपनी जॉब और अपने करियर को दांव पर लगाकर। सबसे बेहतर तरीका अपनी जान बचाने का यही है कि सर झुकाओ
اوپر والوں کی ہاں میں ہاں ملاؤ اور اپنی جان جاری۔ رک جائے، آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔